नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हालांकि माइकल अभी अपने नए परिवेश में पूरी तरह से ढल भी नहीं पाया था कि उसके शरीर की हर सहज प्रवृत्ति एक साथ चीख उठी। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक झुनझुनी सी सनसनी दौड़ गई। खतरे का स्पष्ट भार उस पर दबाव डाल रहा था। हालांकि यह एक आभासी रचना थी, फिर भी यह वास्तविकता की हूबहू नकल करती थी। उसके हाथ में भाले का भार, उसके जूतों के नीचे की उबड़ खाबड़ जमीन, जंगल की हवा की सरसराहट, इन सब में वास्तविकता का आभास था। पिछली शताब्दियों में अरोरा की तकनीक भयावह रूप से उन्नत हो गई थी। माइकल ने अचानक से अपना सिर दाईं ओर घुमाया। सन्नाटे में एक फुफकार सुनाई दी। एक तीर, वह घातक सटीकता से हवा को चीरता हुआ उसके गाल के इतने करीब से गुजरा कि उसे अपनी त्वचा पर हवा के हल्के से स्पर्श का एहसास हुआ। वह उसके पीछे एक पेड़ के तने में एक जोरदार धंस गया, टक्कर के बल से कांपता हुआ। माइकल की भाले पर पकड़ और मजबूत हो गई। इतनी जल्दी उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह तीर के आने की दिशा का अवलोकन करने लगा। कोहरे ने उसके चारों ओर के जंगल को विकृत कर दिया था, आकृतियों को निगल लिया था और आवाज को दबा दिया था, जिससे दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे वह बता दिया जो उसकी आंखें नहीं बता सकी। कोई वहां धुंध में छिपा हुआ था और उन्होंने पहले ही उसका शिकार करने का फैसला कर लिया था। एक और तीर कोहरे को चीरता हुआ तेजी से गुजरा। इस बार माइकल तैयार था। उसका शरीर सहजता से एक तरफ मुड़ गया और प्रक्षेप्य बिना किसी नुकसान के उसके पास से निकल गया। लेकिन उसके जूते जमीन पर टिकने से पहले ही उसके कानों में दूसरी फुफकार सुनाई दी, फिर तीसरी और फिर चौथी। तेज आग, तेज गति से आती हुई बिजली की लपटों के बीच कदम बढ़ाते, झुकते और लुढ़कते हुए माइकल की आंखें और भी तेज हो गईं। तीर लगातार बरसते रहे, जिससे वह पेड़ों के बीच परछाई की तरह भागने को मजबूर हो गया। हर तीर की गूंज उसके पीछे सुनाई देती थी और वह घातक बल के साथ पेड़ की छाल में गहराई तक धंस जाता था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था जबकि उसका शरीर सहज प्रवृत्ति से हरकत कर रहा था। तीरंदाजी कोई भी जागृत व्यक्ति सीख सकता है, उसने स्वयं भाला चलाना इसी तरह सीखा था। लेकिन सीखने और जुड़ने में अंतर होता है। केवल आर्चर क्लास वाला व्यक्ति ही इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। माइकल को कुछ हफ्ते पहले सरसरी तौर पर पढ़ी गई एक चर्चा याद आ गई। यह एक ऐसा कौशल था जो केवल तीरंदाजों के पास ही होता है। रैपिड शॉट, एक ऐसी क्षमता जो एक के बाद एक कई तीर चलाती थी। बेशक दूसरे जागृत व्यक्ति भी इसे सीख सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा बुनियादी महारत से ही शुरुआत करनी पड़ती थी। हालांकि एक तीरंदाज कम से कम मध्यवर्ती स्तर की निपुणता से शुरुआत करता है। ये कौशल उसके लिए सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। यदि उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक तीरंदाज था तो इसे उसकी सटीकता और गति का पता चलता है। लेकिन एक और संभावना उसे परेशान कर रही थी। क्या होगा यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति स्वयं एक तीरंदाज न हो, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने तीरंदाजी में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो? अगर ऐसा था तो माइकल जानता था कि उसका सामना एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आध्यात्मिक जागरण संभवतः उसके अपने जागरण से 1 साल या शायद 2 साल पहले हुआ था। आखिरकार जब आपके पास अपनी कक्षा के लिए आवश्यक कौशल है तो अन्य कौशलों पर समय क्यों बर्बाद करें? हालांकि जागृत लोगों के लिए कौशल निपुणता का स्तर बढ़ाना बहुत आसान था। किसी भी मामले में अगर वह जल्दी जाग गया होता तो इसका मतलब यह होता कि उसका आधा स्तर का लाभ यहाँ बहुत कम मायने रखता। धुंध के बदलते आवरण में छिपी एक युवती नीचे झुकी हुई थी। धनुष की डोरी उसके गाल से कसकर चिपकी हुई थी। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसकी निगाहें पेड़ों के बीच दूर दिख रही आकृति पर टिकी हुई थीं। पहला तीर चूक गया, बस थोड़ा सा ही अंतर था। दूसरे, तीसरे और चौथे प्रयास को तो पूरी तरह से टाल दिया गया था। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए। उसकी आंखों के सामने एक पैनल हल्का सा झिलमिला उठा। तारांकन, नाम क्लारा वेयलिन, वर्ग तीरंदाज, स्तर 15, पंजीकृत स्तर 30 का आधा, शक्ति 210, चपलता 340, संविधान 230, खुफिया जानकारी 220, कौशल तीव्र प्रहार, ईगल फोकस, भेदनशील तीर। शेष एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0, कस्टम पॉइंट्स 0 खर्च किए गए। तारांकन, धनुष खींचने से पहले लड़की की उंगलियां डोरी पर मुड़ी। वह 1 साल पहले ही जागृत हुई थी। एक साधारण पृष्ठभूमि, एक साधारण वर्ग, कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं, कोई दैवीय प्रतिभा नहीं, कोई असाधारण क्षमता नहीं, बस एक धनुष और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प। इसीलिए उसकी नींव मजबूत थी। शॉर्टकट या सुरक्षा उपायों के सहारे रातों रात सफलता पाने वाले अन्य लोगों के विपरीत उसने कदम दर कदम मेहनत की थी। हर मुद्रा, हर कौशल सिर्फ उसका अपना था। एक ही वर्ष में दूसरे स्थान पर पहुंचने की उनकी उपलब्धि अटूट परिश्रम का परिणाम थी, न कि विशेषाधिकार का। लड़की ने भौहें चढ़ाते हुए एक और तीर छोड़ा और आगे बढ़ती हुई परछाई को तीरों के बीच से गुजरते हुए देखा। उसकी हरकतें उसकी जितनी तेज नहीं थीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थीं। वह रफ्तार उसे परेशान कर रही थी। उससे थोड़ा धीमा, हाँ, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होने वाला था। अगर वह दूरी कम कर लेता तो उसके धनुष का फायदा जल्दी ही खत्म हो जाता। और हालांकि तीरंदाज के लिए दूरी सुरक्षा का साधन मानी जाती है, लेकिन इस धुंध ने सब कुछ बदल दिया। धुंध ने आवाज को विकृत कर दिया और आकृतियों को धुंधला कर दिया। अपनी कक्षा की सबसे तेज इंद्रियों के बावजूद वह यहाँ कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकती थी। उसका जबड़ा कस गया। अपनी बात पर अड़े रहना अज्ञात के खिलाफ जुआ खेलने जैसा था। और वह यहाँ जुआ खेलने नहीं आई थी। उसकी निगाहें दृष्टि के किनारे पर टिक गईं। अंक 15, उसने पहले ही अच्छा प्रदर्शन किया था। 15 एलिमिनेशन, जिससे 15 अंक मिले। ऐसे व्यक्ति पर इतना जोखिम क्यों उठाना चाहिए जो इस तरह से हरकत करता हो, जबकि कहीं और आसान शिकार मौजूद थे। उसकी उंगलियां तीर की डोरी पर कस गईं, लेकिन उसने तीर नहीं छोड़ा। हर खोया हुआ तीर उसके लिए मायने रखता था। उसके पास तीरों का असीमित भंडार नहीं था, और एक बार उसका तरकश खाली हो गया तो उसे ऊर्जा के विकल्प पर निर्भर रहना पड़ेगा। धनुष पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई।
उसने गहरी सांस ली, अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया और अपने पैरों को थोड़ा हिलाया। अभ्यास से भरी एक झटकेदार गति के साथ लड़की ने जमीन से लात मारी और ऊपर की ओर उछली। उसका शरीर घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। उसकी आकृति धुंध और पत्तों में विलीन हो गई और जहां वह थी वहां केवल सन्नाटा छा गया। फिलहाल वह इस खोज को छोड़ देगी। माइकल का रुख सख्त था, भला रक्षात्मक मुद्रा में उसके शरीर के आर पार झुका हुआ था, उसकी आंखें धुंध में सिकुड़ी हुई थीं। उसने इंतजार किया, 1 सेकंड, 2, 5, कुछ नहीं। माइकल की भौहें तन गईं। यह अप्रत्याशित था। माइकल धीरे धीरे सीधा हुआ और नाक से सांस छोड़ी। भाले पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, लेकिन पूरी तरह से छूटी नहीं। चले गए, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। माइकल ने अपने पैरों को ठीक से जमाया, उसकी निगाहें पैनी थीं। उसने जानबूझकर अपनी कमर को खुला छोड़ दिया, खुद को एक शिकार के रूप में पेश किया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वह दूसरे तीर की सीटी सुनने के लिए कान गड़ाए बैठा था। अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह अचानक मुड़ा, भाले की नोक ऐसे चमकी मानो किसी घात की आशंका में हो। धुंध में बस हल्की सी हलचल हुई, कोई शिकारी प्रकट नहीं हुआ। मिनट धीरे धीरे बीतते गए, सन्नाटा युद्ध से भी ज्यादा भारी था। अगर वह व्यक्ति अभी भी वहां होता तो वह इस मौके का फायदा उठा लेता। उसे इस बात का पूरा यकीन था, तीरंदाज चाहे जो भी रहा हो, वह अब मर चुका था। माइकल ने अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया, उसके होठों से एक शांत सांस निकली। उसे अजीब तरह से इस बात की खुशी थी कि अब और तीर नहीं आए। दोबारा निशाना न बनना राहत की बात थी, लेकिन इससे सुकून नहीं मिला। उस मुठभेड़ ने उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। यह इलाका शिकारियों से भरा पड़ा था। तीरंदाज जा चुका था, लेकिन 9000 अन्य लोग बचे हुए थे। उनमें से कोई भी इस समय उसे देख रहा हो सकता है। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। एक विचार के साथ माइकल ने पैनल को फिर से खोला और उसकी नजरें तुरंत कुल योग पर पड़ीं। सक्रिय प्रतिभागी 4861। उनकी आंखों के सामने ही संख्या कम होती चली गई। यह एक और संकेत था कि चुनौती सिर्फ उनके स्थिर खड़े रहने से नहीं रुक रही थी। माइकल ने पैनल का समापन किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह जम गया। उसके ठीक 3 मीटर आगे धुंध में एक झिलमिलाहट लहर की तरह फैल गई। माइकल की स्तब्ध आंखें उस विकृत आकृति पर टिकी रहीं जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। अंक, कवच, इस्पात की हल्की सी चमक। उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, एक और जागृति लाने वाला। वह व्यक्ति जिसे अभी अभी इस चुनौती में शामिल किया गया था। जो आकृति प्रकट हुई, उसे संभलने का भी समय नहीं मिला था कि ठंडी लोहे की छड़ें उसके गले पर दब गईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, घबराहट उस पर हावी हो गई। मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। भाला तेजी से आगे बढ़ने से पहले वह बस यही सोच पाया था कि पल भर में उसकी चेतना क्षीण हो गई। इस विशाल चुनौती और इसके बदलते आंकड़ों के सामने वह काउंटर पर नीचे की ओर जाती हुई एक छोटी सी लकीर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके सामने शरीर सफेद प्रकाश के कणों में विलीन हो गया, जो हवा में धूल की तरह बिखर गए। माइकल के हाथ में भाला स्थिर रहा, लेकिन उसकी निगाहें उस स्थान पर टिकी रहीं जहां जागृत करने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी दृष्टि के किनारे पर स्थित काउंटर चमक रहा था। अंक 1। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और हथियार नीचे कर दिया। उसके चेहरे पर जीत का भाव नहीं था, बल्कि उसकी निगाहें दुविधा में डूबी हुई थीं, मानो अभी अभी हुई घटना का बोझ उन पर छाया हुआ हो। जागृत करने वाले को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि उसकी जान चली गई। ये परीक्षा प्रणाली बेहद क्रूर थी। अंकों को कम करने में ये बेहद कारगर थी। माइकल को संदेह था कि इसके पीछे असली कारण यही था, खासकर जब अंतिम लक्ष्य जन जागरूकता था। सच कहूं तो जिस तरह से ये सब आयोजित किया गया था, और साथ ही ये तथ्य कि कल जागृतिकर्ताओं की परीक्षा उत्पत्ति की भूमि में बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में होगी, ने उसे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा संदेह में डाल दिया था। क्या फेडरेशन सिर्फ सस्ते मनोरंजन की तलाश में था? परीक्षा जिस तरह से अनुचित लग रही थी, उससे तो यही प्रतीत हो रहा था। फिर भी उनके इरादे जो भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका काम नियमों पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि खेल को यथासंभव बेहतरीन तरीके से खेलना था। यह उम्मीद करना कि सब कुछ उसके पक्ष में होगा असंभव और अवास्तविक था। कल जब वास्तव में इसकी जरूरत होगी, तब वह उन्हें दिखाएगा कि असली माइकल क्या कर सकता है। और फिर माइकल ने एक और बात पर ध्यान दिया। जब वह आकृति गायब हुई तो केवल शरीर ही लुप्त हुआ। बाकी सब कुछ बेल्ट, लबादा, जूते घास में बिखरे पड़े रहे। यहाँ तक कि सिस्टम मेनू से मुफ्त में खरीदे गए सामान्य वस्त्र भी वहीं रह गए। माइकल की निगाहें अवशेषों पर ठहर गईं। शव तो गायब हो गया था, लेकिन उपकरण नहीं। वह नीचे झुक गया, उसकी उंगलियां फेंके हुए जूतों और लबादे पर फिर गईं और कमरबंद पर टिक गईं। यहाँ तक कि जागृत करने वाले के सीने से चिपकी हुई सादी सूती कमीज भी जमीन पर सिकुड़ी पड़ी थी। तो बात कुछ ऐसी है, उसने धीरे से कहा, मारो और तुम्हें सिर्फ अंक ही नहीं मिलते, तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो मारे गए व्यक्ति के पास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जागृत करने वाला व्यक्ति एक जादूगर था, क्योंकि साथ में एक छड़ी भी गिरी थी। असली इनाम तो औषधि की पेटी थी। 6 औषधियां, 4 माना औषधियां, 2 स्वास्थ्य औषधियां। माइकल ने नई बेल्ट को अपनी कमर से बांध लिया, जिससे उसके अपने सामान के साथ साथ दूसरे के सामान का भार भी जुड़ गया। 7 माना पोषण, 5 स्वास्थ्य, मुट्ठी भर धन। माइकल ने बदलते हुए कोहरे की ओर रुख किया। अभी आगे बढ़ना ही समझदारी भरा फैसला था। एक ही जगह पर रुके रहने का मतलब था किसी और हमले को न्योता देना। लेकिन उससे पहले उसे कुछ परखना जरूरी था। उसकी नजरें एक बार फिर उसके पैनल पर मौजूद कौशल कॉलम पर टिक गईं। कौशल, मरे हुओं को बुलाना। विवरण, कंकाल सैनिकों को बुलाएं। बुलाए गए मरे हुए प्राणी बुलाने वाले के वर्तमान स्तर और विशेषताओं के आधे के बराबर आकार के होते हैं। अवधि 10 मिनट। बुलाए गए प्राणी स्वायत्त होते हैं, लेकिन सरल मानसिक आदेशों का पालन करते हैं। सीमा 5 बार बुलाए जा सकते हैं। सच कहूं तो माइकल को इस कौशल में काफी दिलचस्पी थी। अगर उसे वास्तविक दुनिया में इसे सीखने का मौका मिलता तो वह बिना किसी झिझक के इसे अपना लेता। उसने जो कुछ देखा था उससे ये स्पष्ट था कि यहाँ सब कुछ केवल डिजिटल दिखावा नहीं था। इस आभासी संरचना में मौजूद कौशल वास्तविकता के कौशल के समान थे। बेशक मतभेद थे, इस दुनिया में ये वास्तव में सिर्फ एक कौशल था, सरल, साफ सुथरा, प्रणाली द्वारा विनियमित। और वास्तविक दुनिया के विपरीत यहाँ महारत की कोई अवधारणा नहीं थी। इसके अपने फायदे और नुकसान थे।
नकारात्मक पक्ष यह है कि सिस्टम कौशल यहाँ वास्तविकता में जितना होगा उससे कहीं अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा यह है कि यह कमज़ोर भी हो सकता है। बहरहाल माइकल ने इस कौशल को आजमाने का फैसला किया। समय सीमा कम थी, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए समन उसके लिए जासूसी कर सकता था। अगर उन जीवों में सचमुच उसकी आधी क्षमता होती तो वे सिर्फ बलि का बकरा नहीं होते, कम से कम उनमें कुछ वार सहने की क्षमता तो होनी ही चाहिए थी। अकेले इस कोहरे में मार्च करने की बजाय कुछ लोगों का उसके पीछे चलना बेहतर है। इसी विचार के साथ माइकल ने हाथ बढ़ाया और उस कौशल को सक्रिय कर दिया। उसके सामने की हवा में लहरें उठी, मिट्टी से ऊपर की ओर धूसर प्रकाश की धुंधली रेखाएं फैल गईं। जैसे ही जमीन एक नाजुक दरार के साथ फट गई, ऐसा लगा मानो कोहरा ही पीछे हट गया हो। कंकालनुमा उंगलियां सबसे पहले मिट्टी में से निकली, लंबी पीली हड्डियां जिनके सिरों पर नुकीले नाखून थे। एक क्षण बाद 2 कंकालनुमा सैनिक प्रकट हुए। उनकी आंखों के गड्ढे भयावह नीली रोशनी से हल्के से चमक रहे थे। उनके शरीर दुबले पतले लेकिन संतुलित थे और वे हड्डियों से बनी छोटी तलवारें लिए हुए थे। कवच बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी हरकतें अनाड़ी नहीं थीं। वे तैयार खड़े थे, उनके सिर उसकी ओर झुके हुए थे, मानो वे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। माइकल ने अपने भाले के पिछले हिस्से को जमीन पर पटका। दोनों कंकाल एक साथ हिले, उनके सिर उसकी ओर ऐसे झटक गए जैसे कुत्ते आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। आगे बढ़ो 20 मीटर, फिर वापस आ जाओ। यह विचार ही काफी था। बुलावा आते ही वे हरकत में आ गए। हड्डियों के बने उन प्राणियों के लिए उनके कदमों की आहट अजीब तरह से खामोश थी। वे तेजी से कोहरे में गायब हो गए। कुछ मिनट बीत गए। माइकल की निगाहें अपने बुलाए गए सैनिकों के साथ महसूस हो रहे धुंधले जुड़ाव पर टिकी थी। चेतना के पतले धागे उसके दिमाग के किनारे पर मंडरा रहे थे। ये ठीक ठीक दृष्टि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हर समय पता हो कि वे कहाँ हैं। फिर एक धागा टूट गया। माइकल जम गया। एक कंकाल गायब था। भाले पर उसकी पकड़ और कस गई। उसके सीने में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। वे जीव अजय नहीं थे, लेकिन उनमें से किसी एक का इतनी जल्दी गायब हो जाना इस बात का संकेत था कि किसी ने उस पर पहले ही कब्जा कर लिया था, और वह चीज शायद अभी भी आसपास ही हो सकती है। वह वापस लौट सकता था। एक स्काउट का खोना ही काफी चेतावनी थी, लेकिन माइकल यहाँ किसी तरह गुजारा करने नहीं आया था। उसे अंकों की जरूरत थी और चुपचाप बैठे रहना, झगड़ों से बचना उसे कभी भी 100 अंक तक नहीं पहुंचा पाएगा। वह उस दिशा में आगे बढ़ा जहां धागा टूटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, कोहरा घना होता गया, मानो धुएं की कुंडलियों की तरह उसके जूतों के चारों ओर लिप रहा हो। हर कदम सधा हुआ था। सन्नाटा उसके कानों पर भारी पड़ रहा था। फिर वह आ गया। उसकी पसलियों में एक तेज चुभन हुई, इतनी जल्दी कि वह उसे मुश्किल से ही महसूस कर पाया। माइकल फुफकारा और भाला उठाए हुए घूम गया। कुछ नहीं, कोहरा खाली था। एक और चमक, इस बार उसकी पीठ पर स्टील की हल्की सी छुअन। घात लगाकर हमला। माइकल झुक गया, घूम गया और उसका भाला एक बड़े चाप में आगे बढ़ा। एक पल के लिए हथियार केवल कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वह स्टील से टकराकर जोर से नहीं टकराया। इस झड़प से कोहरे में चिंगारियां उठीं और पहली बार माइकल ने उसे देखा। काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति, सिर पर झुका हुआ हुड, विष की चमक से जगमगाते खंजर। उसका शरीर धुंध में से धुएं की तरह तेजी से हिल रहा था, लेकिन माइकल की निगाहें अब उस पर टिक गई थीं। माइकल की दृष्टि के किनारे पर एक पैनल अचानक प्रकट हुआ। वर्ग की पहचान, हत्यारा, स्तर 12। माइकल के होंठ एक सख्त रेखा में दब गए। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वार सुई चुभने जैसे महसूस हुए थे। उस स्तर पर उस आदमी के हमलों का लगभग कोई असर नहीं था, लेकिन उसकी गति बिल्कुल अलग बात थी। हत्यारा फिर से तेजी से दौड़ा। उसकी हरकतें तेज और लगभग उन्मत्त थीं। वह इतनी तेजी से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था कि सामान्य आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं। माइकल ने उसका पीछा किया। उसके मन में संदेह और भी पुख्ता होता जा रहा था। सब कुछ फुर्ती का कमाल है ना? और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा माइकल को शक था। हत्यारा वर्ग नेक्रोमेंसर और बीस्ट टैमर की तरह ही दुर्लभ श्रेणी का था। इसकी अपनी एक अनूठी ऊर्जा भी थी। अगर ये थोड़ा और खास होता तो ये दुर्लभ श्रेणी से बाहर होता। हत्यारे वर्ग के लिए छुपने के अलावा गति ही सब कुछ थी। माइकल ने अपनी मुद्रा बदली, भला स्थिर रहा, आंखें धुंध में सिमट गईं। हत्यारा फिर झपटा। उसकी हरकतें धुंधली हो गईं, धुंध से खंजर ऐसे चमक रहे थे मानो नुकीले दांत हों। माइकल का भला चाप बनाते हुए ऊपर उठा और स्टील से हड्डी के टकराने की जोरदार आवाज के साथ वार को रोक दिया। उसने एक तेज और सटीक वार किया, लेकिन हत्यारा तब तक गायब हो चुका था, कोहरे में गायब हो गया। उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि घास भी मुश्किल से हिली। माइकल के कंधे पर एक चुभन हुई, दूसरी उसकी जांघ पर। हालांकि किसी से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले संपर्क बिंदु पर ही माइकल की लोहे की त्वचा सक्रिय हो गई थी। इसमें माना ऊर्जा की खपत हुई और 2 कंकाल योद्धाओं को बुलाने में पहले ही उसकी 10% माना ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, जिससे उसकी माना ऊर्जा और भी कम हो गई। लेकिन सावधानी बरतना लापरवाही से बेहतर था। हत्यारा और भी तेजी से आगे बढ़ा। उसकी कटारें तेजी से और हल्के चापों में चमक रही थीं। उसके लिए युद्ध क्षेत्र एकदम सही था। हर वार एक जुआ था और वह ये जानता था। नेक्रोमेंसर का स्तर बहुत ऊंचा था, काफी ऊंचा, लेकिन अगर एक भी निर्णायक वार हो जाए तो स्तर का कोई महत्व नहीं रह जाता था। अगर तलवार सही जगह पर काफी गहराई तक धंस जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह उसने 30 के मूल स्तर वाले एक जागृत व्यक्ति को मार डाला था, एक ही वार में, कोहरे में मिली एक कमजोरी से। इसीलिए वह अभी तक चुनाव नहीं लड़ा था। उसके खंजर एक बार फिर जादूगर के बगल में सरसराते हुए निकले, लेकिन मांस की जगह केवल किसी कठोर वस्तु के विरुद्ध लोहे की रगड़ की आवाज सुनाई दी। धुंध में चिंगारियां फूट पड़ीं। हत्यारे की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये रक्षात्मक कौशल है? अब फ्यूचर एड्स? तो जादूगर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसी वजह से वह सतर्क हो गया। वह धुंध में वापस चला गया, चारों ओर चक्कर लगाता हुआ। उसका शरीर एक धुंधली परछाई जैसा लग रहा था। हर वार पहले से तेज और तीखा होता जा रहा था, मानो भेदने की उम्मीद से भरा हो। लेकिन कोई वार कारगर नहीं हुआ। भला हमेशा वहीं मौजूद लगता था। वार करता हुआ उसे ठीक इतने करीब से पकड़ लेता था कि उसकी लय टूट जाती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब हर हरकत भारी लगने लगी थी। वह इसे महसूस कर सकता था। जादूगर ने उस पर नजर गड़ा दी थी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक। समय बीतता जा रहा था। हत्यारे के लिए उसकी अंतरात्मा उसे पीछे हटने के लिए कह रही थी,
लेकिन जब तक ये विचार मन में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल का भला एक क्रूर वार के साथ आगे बढ़ा। हमलावर बाल बाल बच गया, लेकिन उसकी गति एक पल के लिए धीमी पड़ गई। माइकल को बस इतना ही चाहिए था। वह अंदर घुस गया, भले की नोक पूरी सटीकता के साथ आगे बढ़ी। हत्यारे की आंखें चौड़ी हो गईं जब हड्डी पर उकेरी गई तलवार ने उसकी छाती को आर पार कर दिया। उसके खंजर व्यर्थी तलवार के डंडे से टकराए, उनकी ताकत क्षीण हो रही थी। जिस धुंध ने उसे इतनी निष्ठा से ढक रखा था, उसने उसे एक बार फिर निगल लिया, इस बार छिपाव में नहीं बल्कि विघटन में। उसका शरीर सफेद प्रकाश के कणों में बिखर गया, जो हवा में राख की तरह बिखर गए। अंक 5। माइकल ने धीरे से अपना भाला नीचे किया, उसकी भौहें तन गईं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार एक शिकार एक अंक के बराबर था। इस हिसाब से उसके पास अब केवल 2 अंक होने चाहिए थे, लेकिन स्क्रीन पर 5 अंक दिख रहे थे। 4 की वृद्धि। उसकी निगाहें फिर से उस धुंधली रोशनी की ओर गईं जहां हत्यारा गायब हो गया था। यकीनन यह उसी ने किया था, लेकिन क्या ये बेस किल के ऊपर जोड़े गए 3 अतिरिक्त अंक थे, या हत्यारे के पास कुल 4 अंक थे, या शायद सिस्टम ने हत्यारे द्वारा पहले से जमा किए गए किल्स में से कुछ अंक काट लिए हों। सच्चाई चाहे जो भी हो, इसका निहितार्थ स्पष्ट था। इस परीक्षा में जो जितना अधिक समय तक टिके रहना चाहता था, 100 अंक प्राप्त करने की गति उतनी ही तेज होती जाती। माइकल झुककर पीछे छूटे अवशेषों को खंगालने लगा। हत्यारे ने ज्यादा सामान तो नहीं लिया था, लेकिन कुछ औषधियां जरूर थीं। 2 उपचार औषधियां और 1 शक्तिवर्धक औषधि। उसने हत्यारे की बेल्ट से उन्हें अलग कर दिया। उसकी अपनी कमर पहले से ही 2 बेल्टों से बंधी हुई थी। इस बार उसने हत्यारे की बेल्ट को अपने कंधे पर डाल लिया, उसे तिरछे अपने सीने पर टिका दिया। एक सिरा उसके कंधे पर और दूसरा उसके पेट के विपरीत हिस्से को छू रहा था। अजीब जरूर था, लेकिन व्यवहारिक भी। उसकी कमर पर ज्यादा भार नहीं आ सकता था। सीधे खड़े होकर माइकल ने एक बार फिर धुंध में अपनी नजरें घुमाईं। माइकल द्वारा कंकालों को बुलाए जाने के बाद 7 मिनट बीत चुके थे। एक कंकाल पहले ही गायब हो चुका था और दूसरा 3 मिनट में अपने आप गायब हो जाएगा। यही तो कमी थी। मरे हुए लोग बुद्धिमान नहीं थे और वे अमर भी नहीं थे। फिर भी उनके अपने फायदे थे। वे आगे की जानकारी जुटा सकते थे, जाल बिछा सकते थे या चारा बन सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे हत्यारे ने कुछ देर पहले साबित किया था। माइकल ने धुंध में एक नज़र डाली। धुंध हल्की हल्की घूम रही थी, मानो अपनी मर्जी से मुड़ती और बदलती जा रही हो। ये दृष्टि को विकृत कर रही थी, ध्वनि को मोड़ रही थी और सहज ज्ञान पर इतना दबाव डाल रही थी कि एक अनुभवी व्यक्ति की इंद्रियां भी भ्रमित हो सकती थीं। आपने यहाँ जो देखा, हो सकता है कि वास्तव में वहाँ वैसा न हो जैसा आपने देखा था, और इसका विपरीत भी सच था। जो वास्तविक था वह भी गायब होकर शून्य में विलीन हो सकता था यदि कोहरा उसे छुपाने का फैसला कर ले। इससे उसके मन में एक खटकने वाला विचार आया। शायद हत्यारे ने गलती से उसके कंकाल को नहीं मारा था। शायद यह एक जाल था, उसे अपने करीब खींचने का एक तरीका। अगर ऐसा था तो ये कारगर साबित हुआ। हालांकि अंत में परिणाम हत्यारे के पक्ष में नहीं रहा। 1.5 घंटे बाद माइकल की स्क्रीन का पैनल उसकी दृष्टि के किनारे पर झिलमिला उठा। अंक 75। उन्हें इतनी तेजी से चढ़ाई की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये चढ़ाई मुफ्त में नहीं मिली थी। उसे जो उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त था वह कोई भ्रम नहीं था, लेकिन इस लाभ ने उसे अजेय नहीं बना दिया था। 3 अलग अलग मौकों पर उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा था। कायरता के कारण नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए। एक बार एक भारी हथौड़े से लैस क्रूर योद्धा के खिलाफ जिसका नजदीकी हमला उसे चकनाचूर कर देने की धमकी दे रहा था। एक बार एक तलवारबाज के खिलाफ जिसके फुर्तीले कदमों से उसका भला भी उसे बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। और एक प्रशिक्षित जादूगरनी के आग के तूफान के खिलाफ। सच्चाई स्पष्ट थी, उसकी ताकत उसे दूर तक ले जा सकती थी, लेकिन हर मुश्किल से पार नहीं दिला सकती थी। बेशक ये सभी लोग उससे अधिकतम 3 स्तरों की दूरी पर ही थे। सक्रिय प्रतिभागी 218। संख्या तेजी से घट रही थी। माइकल जानता था कि एक बार स्कोर 100 तक पहुंच जाए तो चुनौती खत्म हो जाएगी। 75 अंक। उसे केवल 25 और अंकों की आवश्यकता थी। यदि भाग्य साथ देता तो 1 या 2 प्रतिद्वंद्वी ही काफी हो सकते थे। माइकल तेजी से आगे बढ़ा, उसकी चाल और भी तेज हो गई। धुंध से भीगी जमीन पर उसके बूटों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। कुछ मिनट बीत गए, फिर पूरी दुनिया रोशन हो उठी। कोहरे में से आग का एक भयंकर गोला फूट पड़ा और वह हिंसक बल के साथ उसकी ओर बढ़ा। गर्मी से हवा झुलस रही थी, धुंध उबलकर गायब हो रही थी और सरसराहट की आवाज आ रही थी। माइकल एक तरफ कूद गया। धमाका उस जगह पर जोर से टकराया जहां वह एक पल पहले खड़ा था, जिससे एक झुलसा हुआ गड्ढा बन गया। उसके पीछे मौजूद कंकालनुमा योद्धा विस्फोट से टुकड़े टुकड़े हो गए। धुंध छंटने पर एक जागृत करने वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसने अपना डंडा ऊपर उठाया हुआ था। उसकी आंखें ठंडी और हिसाब किताब वाली थी, क्योंकि वह और अधिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। वर्ग की पहचान अग्नि जादूगर। स्तर 20। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेवल 20। बिल्कुल मेरे जैसा। असल जिंदगी में ये प्रतिद्वंदी बिल्कुल उसके जैसा ही था, एक लेवल 40 अवेकना। लेकिन बात बस इतनी ही थी। उसके विपरीत यह एक सच्चा जादूगर था। उनके मंत्र एक दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़े हुए थे, बिना रुके एक के बाद एक। आग का गोला दमन के लिए, आग की दीवार से रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए, चकाचौंध कर देने वाली चिंगारियां हलचल को छिपाने के लिए। ये लय उस व्यक्ति की थी जिसने जादूगर बनने का मार्ग पूरी तरह से चुना था, न कि उस व्यक्ति की जो जादू और तलवार के बीच बंटा हुआ था। एक शुद्ध जादूगर। माइकल के मन में ईर्ष्या की एक हल्की सी भावना जाग उठी। अगर उसके मरे हुए साथी हर बार आगे बढ़ने पर उसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया न देते, अगर उसकी जाति की शारीरिक शक्ति इतनी प्रबल न होती, तो शायद वह भी इसी तरह का जादूगर बन सकता था। एक ऐसा समूह जो पूरी तरह से मंत्रों पर केंद्रित हो, न कि बीच बीच में आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो। लेकिन फिर दोबारा माइकल ने अपने भले को और कसकर पकड़ लिया। हालांकि अपूर्ण होने के बावजूद इसने उसे लगभग परिपूर्ण बना दिया था। मजबूत शारीरिक युद्ध कौशल वाला एक जादूगर उतना ही भयावह था जितना कि शक्तिशाली जादू से लैस एक शक्तिशाली अलौकिक योद्धा। और वह बस वही था। हालांकि फिलहाल वह सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। एक और आग का गोला माइकल की ओर तेजी से बढ़ा, और इस बार माइकल ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपना भाला जमीन पर पटका, अपने हाथ हवा में उठाए, फिर उसकी उंगलियां माना ऊर्जा से जगमगा उठी और उसने हवा में वृत्त बनाते हुए माना ऊर्जा की एक ढाल का निर्माण किया।
इस जोरदार टक्कर से वह बुरी तरह हिल गया, उसकी सुरक्षा में आग की लपटें उठने लगीं और फिर ढाल चकनाचूर हो गई। जादूगर ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था कि उसने इसका सीधा सामना किया था। बुरा नहीं है, माइकल ने ठंडी आंखों से बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन काफी नहीं है। माइकल भाले को कसकर पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ा और उसका दूसरा हाथ हवा में चमकते हुए वृत्त बना रहा था। मन प्रकाश की एक चमक के साथ ही वे प्रतीक प्रकट हो उठे और उसकी माना शक्ति नसों में रक्त की तरह उनमें समाहित हो गई। अग्नि जादूगर की छड़ी घूमी और लपटें चकाचौंध कर देने वाले झरने की तरह बाहर की ओर फैल गईं। एसिड शॉट, माइकल ने गरजते हुए अपनी उंगलियों से हरे रंग के गोले दागे। वे कोहरे में से होते हुए तेजी से गुजरे, जिससे जादूगर को एक तरफ मुड़ना पड़ा और उसके जादू की गर्मी से उसका लबादा फड़फड़ाने लगा। जादूगर ने तुरंत जवाब दिया। जैसे ही उसने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई, अग्नि के प्रतीक जीवंत हो उठे। एक अग्नि भला सटीकता से माइकल की ओर बढ़ा। माइकल ने अपनी एड़ी को जमीन पर जोर से पटका, जिससे उसके जूतों के चारों ओर आकृतियां फट गईं। हड्डी का भला, मिट्टी से पीली ऊर्जा का एक नुकीला स्तंभ फूट पड़ा और कान फाड़ देने वाली तेज आवाज के साथ भाले से टकरा गया। धातु के अवशेष ऐसे बिखरे जैसे टकराते हुए लोहे से चिंगारियां निकलती हों। लड़का कहीं का, माइकल ने मन ही मन सोचा और हमले के बीच में ही अगले घेरे की रूपरेखा तैयार करने लगा। अंधा अभिशाप, उसके द्वारा बनाए गए मंत्रों से काला धुआं उठता हुआ जादूगर की आंखों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं हिला। उसकी छड़ी एक बार, दो बार चक्की चमकदार चिंगारियां निकलीं और उसकी आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से तेज चमक उठीं। ईगल की दृष्टि, इसका जवाब तुरंत और सहज रूप से दिया गया। माइकल ने और जोर से दबाया। हड्डियों का कवच, प्रेतवादित प्लेटें उसकी छाती और बाहों के चारों ओर जकड़ गईं और जैसे ही आग की लपटें उस पर टूट पड़ीं, वे खड़खड़ाने लगीं। जादूगर ने उस पर एक के बाद एक कई मंत्रों की बौछार कर दी। अग्निगोला, अग्नि तूफान, चिंगारियां, हर मंत्र दूसरे में समाहित होता जा रहा था। मंत्र एक लयबद्ध ढंग से प्रज्वलित और बुझते जा रहे थे। उसकी मंत्रोच्चारण की गति अद्भुत थी, मानो उसकी माना शक्ति असीमित हो। ये झड़प एक तूफान में बदल गई। माइकल ने एक एसिड बॉल फेंकी। जादूगर ने ज्वाला की दीवार बनाकर जवाब दिया। माइकल ने घातक ऊर्जा के तीरों की भीषण वर्षा की, जिनमें से प्रत्येक जलती हुई आग की लपटों में विलीन हो गया। जब माइकल ने एक तीखी, क्रूर किरण में माना शक्ति डाली, मृत्यु की किरण, तो जादूगर एक तरफ लुढ़क गया। उसका लबादा झुलस गया, लेकिन शरीर अक्षुण्ण था और धुआं छटने से पहले ही उसने अगला घेरा बना लिया था। माइकल ने दांत पीस लिए। अगर वह उसे जादू से नहीं हरा सका, तो वह उसे बलपूर्वक पराजित कर देगा। उसने अपनी नसों में ऊर्जा का प्रवाह किया, उसकी मांसपेशियां फूल गईं, उसकी हड्डियां सख्त हो गईं। बैल जैसी ताकत, लोहे जैसी त्वचा, लिमिट बर्स्ट, उसकी त्वचा के नीचे नसें पिघली हुई नदियों की तरह चमक उठीं। उसकी हथेली पर एक और गोलाकार आकृति उभर आई, माना शील्ड। एक आग का गोला उसकी पीली सतह पर हानिरहित रूप से फट गया, जिससे चिंगारियां चीख उठीं। फिर भी जादूगर विचलित नहीं हुआ। माइकल ने छलांग लगाए, भाला एक क्रूर चाप में वार करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जादूगर पीछे हट गया। छड़ी चमक रही थी और एक और मंत्र पहले से ही बन रहा था। माइकल गुर्राया, तनाव के कारण उसका शरीर चीख रहा था। फिर उसने और जोर लगाया। बेकाबू, दुनिया खून से लथपथ हो गई। उसकी मांसपेशियां अमानवीय शक्ति से कांप रही थीं, उसकी हरकतें धुंधली होती जा रही थीं। हर कदम आग के बवंडर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। भूतिया हवा के कदम, जैसे ही वह दूरी कम कर रहा था, उसकी गति से जमीन धंस रही थी। जादूगर ने हताशा में अपनी छड़ी उठाई। आधा वृत्त अभी भी हवा में अधूरा लटका हुआ था, लेकिन माइकल पहले से ही वहां मौजूद था। उसका भाला हड्डी की तरह सफेद चमक रहा था और वह आग और धुएं को चीरते हुए नीचे उतरकर उसे समाप्त करने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका भाला निशाने पर लगने वाला था, उसके चेहरे के सामने एक तीर प्रकट हो गया। कोहरे से शुद्ध माना का एक तीर तेजी से निकला। ये तीर सिर्फ उसी पर निशाना नहीं साध रहा था, माइकल पर चलाए गए तीर के ठीक पीछे एक और तीर था। माइकल की अंतरात्मा झकझोर देने लगी। आयरन स्किन सक्रिय होने के बावजूद उसका शरीर इस तरह तनावग्रस्त हो गया जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। ये तीर साधारण प्रक्षेपास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक घातक था। उसके अंतर्मन में यह बात घर कर गई कि इसका सीधा सामना करना घातक होगा। उसके सीने में भी क्रोध की आग भड़क उठी। मछुआरा, किसी ने कोहरे में घात लगाकर इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया और हमला करने से पहले उसे सारा कठिन काम करने दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग अब भी उस पर कृपा बनाए हुए है। माइकल मुड़ा और घोस्टविंड स्टेप्स के साथ उसका शरीर एक तरफ झुक गया। तीर उसके कंधे को छूते हुए निकल गया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। जादूगर इतना भाग्यशाली नहीं था। हालांकि उसने माइकल की हरकत को अपने तरीके से दोहराने की कोशिश की, लेकिन तीर उसके दाहिने हिस्से में जा लगा और उसकी बाहों में समा गई। वहन चमकते हुए कणों में बदल गया। माइकल ने इस बात को नहीं भुलाया कि क्या मायने रखता है। इस बार उसने इतनी कड़ी टक्कर दी, इसके पीछे एक वजह थी। पहली बात, उसे अभी भी 100 अंक पूरे करने में 25 अंक कम थे। किसी भी क्षण परीक्षा समाप्त हो सकती थी और अगर वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो कॉलेज की परीक्षा में उसकी अगली भागीदारी कल होगी। सच है, इस दौर में खराब प्रदर्शन करने पर भी उसका प्रदर्शन खराब नहीं होगा। फेडरेशन ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे आलसी मानसिकता अपनानी चाहिए। बस अपनी क्षमता के अनुसार करो और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दो। और दूसरा, जादूगर। इस स्तर के जादूगर ने अगर बदकिस्मती न होती तो जरूर कुछ अंक अर्जित किए होते। भले ही सिस्टम उसे इनाम का केवल एक हिस्सा ही देता, माइकल को शक था कि यह उसे अंत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होगा। इसलिए वह कोहरे में छिपे किसी व्यक्ति को अपनी जीत छीनने नहीं दे सकता था। उससे उसका शिकार छीनना और उसकी जान पर खतरा मोल लेना, यह अक्षम्य था। उसकी निगाहें घायल जादूगर पर टिक गईं। उस आदमी का बायां हाथ गायब था, घाव से अभी भी कण बिखर रहे थे। उसका चेहरा पीड़ा और घृणा से विकृत था। माइकल का भला स्थिर और निर्दयी होकर आगे बढ़ा। अग्नि जादूगर का चेहरा विकृत हो गया। क्रोध से लाल उसकी आंखें माइकल को भेद रही थीं। तू दुष्ट बर्बर राक्षस, उसने थूकते हुए कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी, फिर भी उसमें एक कुलीन लय झलक रही थी। हर अपशब्द उसके मुख से रेशम में लिपटे खंजर की तरह निकल रहा था, विष से भरा हुआ लेकिन उदात्त भाषा से सुसज्जित। तीखे और संक्षिप्त शब्दों में एक ऐसी लय थी जो माइकल के कानों के लिए अपरिचित थी। भाषा में नहीं, बल्कि लय में।
एक सूक्ष्म लहजा, एक विशेष प्रकार की अलंकरण जो उसकी अपनी पृष्ठभूमि से भिन्न पृष्ठभूमि का संकेत देती थी। लेकिन माइकल को यह पता नहीं चल पा रहा था कि इसे कहाँ रखना है। इस परीक्षण में इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि कौन कहाँ से आया था। फेडरेशन ने उन सभी को एक ही बर्तन में डाल दिया था। कुछ लोगों में दुर्लभ विशेषताएं थीं या वे अजीब लहजे में बोलते थे, लेकिन जब अंकों का ही एकमात्र मूल्य था तो किसी ने भी परिचय देने में समय बर्बाद नहीं किया। जादूगर का शरीर कांप रहा था क्योंकि वह खुद को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये किस तरह का क्रूर व्यक्ति था? सभी परिभाषाओं के अनुसार एक जादूगर को हड्डियों और लाशों की दीवारों के पीछे छिपा हुआ एक संबंधकर्ता होना चाहिए था जो अपने सेवकों को अपना काम करने देता था। यह उचित नहीं था, यह स्वाभाविक नहीं था। क्या यह सचमुच कोई जादूगर था या फिर कुछ और ही? उसकी कड़वाहट उसके घावों से भी ज्यादा चुभ रही थी। किसी जादूगर को हाथापाई करते देखना एक बात थी, ऐसा होता था। कुछ जादूगर अपनी शक्ति खत्म होने पर तलवारों का सहारा लेते थे, लेकिन यह आदमी हाथापाई नहीं कर रहा था। वह खूब तरक्की कर रहा था। उसका मंत्रोच्चारण बेशक बेढंगा था, एक सच्चे जादूगर की तुलना में विलंबित और सटीक नहीं, लेकिन फिर भी उस पर दबाव बनाने के लिए ये काफी था। एक हाइब्रिड, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षों को इतनी कुशलता से निभा सकता था कि एक विशेषज्ञ जादूगर भी उसके सामने गिर जाता था। और इस विचार ने अग्नि जादूगर के पेट में घृणा से मरोड़ पैदा कर दी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उस रईस के अपशब्द जहर की तरह कोहरे में घुल गए। उसके शब्द अर्थ में तो समझ से परे थे, लेकिन इरादा स्पष्ट था। माइकल रुका नहीं। जादूगर के महान विष का कोई महत्व नहीं था जो माइकल ने देखा, वह अवसर। वह तेजी से आगे बढ़ा, भला नीचे की ओर झुका हुआ था, उसके पीछे कोहरा छंट रहा था। जादूगर ने अपनी बची हुई भुजा उठाने की कोशिश की, लेकिन माइकल पहले से ही वहां मौजूद था। भला उसके पेट को भेदते हुए अंदर घुस गया, जिससे जादू का असर खत्म हो गया। जादूगर की सांस अटक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास और क्रोध एक साथ उलझ गए। जैसे ही उसके बिंदु स्थानांतरित हुए, उसका शरीर झिलमिलाते हुए टुकड़ों में बिखर गया और कोहरे में विलीन हो गया। माइकल के पैनल ने जवाब दिया, जोड़ 3-7 अंक। गिनती की जांच करने का भी उसे समय नहीं मिला कि एक और तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। एक और तीर, और एक और। शुद्धमाना की 2 और किरणें कोहरे को चीरती हुई निकली, उनकी चमक बिजली की तरह आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। माइकल का शरीर बिना सोचे समझे हरकत में आ गया। घोस्टविंड स्टेप्स उसके पैरों पर से गुजरे और जैसे ही वह एक तरफ हटा, उसकी आकृति धुंधली हो गई। पहला तीर तेजी से गुजरा, उसकी पसलियों को छूता हुआ निकला और बोन आर्मर की हड्डियों की प्लेटों से टकराकर झंझनाहट पैदा कर दी। जैसे ही उसने अपने भले के एक क्रूर प्रहार से गेंद को दूर धकेल दिया, झटके से उसकी बांह कोहनी तक हिल गई। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। माइकल ने एक निश्चित स्थान की ओर धावा बोला, और तब दुनिया फट गई। कोहरा एक ही झटके में छट गया और उसकी जगह एक अंतहीन सफेद अंतरिक्ष की चकाचौंध भरी धुंध छा गई। सब कुछ शांत हो गया। माइकल का भला हवा में लटका हुआ था, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसका खून गुस्से और उस गति से उबल रहा था जिसे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक मधुर घंटी की आवाज गूंजी। चुनौती पूरी हुई। सक्रिय प्रतिभागी 100। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। माइकल जम गया। मछुआरा। वह बस एक सांस की दूरी पर था। माइकल को शक था कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने उसके पहुंचते ही चुनौती स्थल पर उस पर पहली बार हमला किया था। और फिर भी मुकदमा समाप्त हो चुका था। उस खाली जगह में उसका पैनल अचानक जीवंत हो उठा। अंतिम अंक 112। माइकल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी, पूरी तरह से कड़वाहट भी नहीं थी, बल्कि इन दोनों के बीच कुछ तनावपूर्ण और तीखापन था। वह कामयाब हो गया था। बस बाल बाल बचा था। तारांकन 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 तारांकन। टिप्पणी पढ़ने और समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि शायद ये बात स्पष्ट नहीं हुई होगी। परीक्षा का दूसरा दौर एक ऐसी चीज से जुड़ा है जो शुरुआत से ही मौजूद है, अलौकिक शक्तियों के बारे में जनता की अज्ञानता। फेडरेशन ने इस अज्ञानता को सभ्यता के विकास में बाधा माना, इसलिए परीक्षा बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने का एक तरीका बन गई। इसका अनुचित डिजाइन जानबूझकर किया गया है। इसका उद्देश्य संख्या को तेजी से कम करना है। जागृत लोगों की असली परीक्षा अगले दिन होगी। चूंकि जागृत लोग अपनी उम्र के साधकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए संघ को जनता के सामने अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए केवल एक छोटे समूह की आवश्यकता है। एक स्पष्ट और परिचित यांत्रिक आवाज सुनाई दी। बधाई हो, आपने अगले दौर में पहुंचने की योग्यता प्राप्त कर ली है। आवाज जारी रही। कुछ ही देर में अगले दौर के लिए टाइमर शुरू हो जाएगा। इस समय का उपयोग तैयारी के लिए करें। इस दौर में अर्जित अंकों में से आपके कुल अंकों को 10 से गुना किया जाएगा। यह मान कस्टम पॉइंट्स में परिवर्तित हो जाएगा। माइकल की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई क्योंकि उसके सामने एक नया पैनल खुल गया। अंतिम अंक 112। रूपांतरण दर x10। कस्टम पॉइंट्स 1120। व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाने, कौशल हासिल करने या वस्तुएं खरीदने के लिए कस्टम पॉइंट्स आवंटित किए जा सकते हैं। यहाँ किए गए सभी विकल्प बाद की चुनौतियों में भी लागू होंगे। सोच समझकर चुनें। शब्द मौन में विलीन हो गए। माइकल का श्वेत परिवेश में लौटना चौंकाने वाला था, जैसे किसी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर खुद को पुनर्जन्म लेते हुए पाना। ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम ने उसे पूरी तरह से खोलकर, उसके शरीर को रीसेट करके और फिर से बना दिया हो। हालांकि उसका दिमाग इस सब में नहीं लगा हुआ था। उसके विचारों पर एक धुंधली सी छाई हुई थी। फिर माइकल ने खुद पर एक नजर डाली। चुनौती के दौरान उसने जो कुछ भी पहना था, वह सब वैसा ही रहा। उसका कवच जगह जगह से फटा हुआ था, लेकिन उसका भाला अभी भी उसकी पकड़ में मजबूती से था। उसके गले में सम्मनर की थैली लटकी हुई थी, जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। कांच के वजन से उसकी बेल्ट हल्की हल्की खड़खड़ा रही थी। ये वही औषधियां थीं जो उसके पास थीं। माइकल का हाथ सहज रूप से उन्हें जांचने के लिए बढ़ा। वहां 3 हीलिंग और 3 माना पॉइंट थे। उसके पास बस यही बचा था। बाकी सब खत्म हो गया। उस भीषण अग्निकांड में चकनाचूर हो गया जिसने आखिरी चुनौती को समाप्त कर दिया था। उसे अभी भी उनके फटने की आवाज याद थी, गर्मी और झटकों से कांच के टूटने की आवाज, बहुमूल्य संसाधनों के बेकार राख में तब्दील होने की आवाज। माइकल के पहले शब्द उस नीरस सफेद सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई दिए। क्या बस इतना ही था? क्या अगला राउंड वही होगा जिसका प्रसारण जनता के लिए किया जाएगा? यह विचार उसकी जबान पर तीखा और अनिश्चित सा अटका रहा।
अगर अगला मुकदमा सार्वजनिक आयोजन था तो इसका मतलब एक ही होगा, दिन की आखिरी चुनौती। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो अभी और भी दौर बाकी थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। इन दोनों विकल्पों में से माइकल को पहले विकल्प की उम्मीद थी। उसकी निगाहें कस्टम पॉइंट्स 1120 के जगमगाते पैनल की ओर सरक गईं, लेकिन उसका मन उससे कहीं आगे भटक गया। इस समय बाहर क्या हो रहा था, इस बात पर विचार करते हुए कि फेडरेशन उनकी योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, उन्होंने अगले दौर के लिए अपने चरित्र को अनुकूलित करने के बारे में भी सोचा। माइकल को इस बात का पता नहीं था कि जनता का एक बड़ा हिस्सा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से अवगत था। माइकल एक ऐसा युवक था जो केवल सुपर एसोसिएशन फोरम पर ही लॉग इन करता था। वह फालतू की बातों, मनोरंजन साइटों या इंटरनेट की दुनिया में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। लेकिन बाहर जागरूकता पहले ही थोड़ी बहुत फैल चुकी थी। फेडरेशन भर के समाचार कार्यक्रमों में इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था, और सिर्फ नियमित देर रात की रिपोर्टों में ही नहीं। लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मशहूर हस्तियां और इन्फ्लुएंसर भी इसे उठा चुके थे और अपने फीड में इसका जिक्र कर रहे थे। यहाँ तक कि स्कूलों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। युवा पीढ़ी को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन माहौल में कोई जबरदस्त उत्साह नहीं था। शिक्षा परिषद की घोषणा स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि वे कुछ छात्रों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। बस इतना ही। जिज्ञासा जगाने के लिए काफी था, लेकिन किसी उत्सव जैसा माहौल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उस ठंडी प्रतिक्रिया के लिए फेडरेशन खुद भी कुछ हद तक जिम्मेदार था। वर्षों तक जानबूझकर खबरों को दबाने का मतलब यह था कि आम नागरिक के लिए अलौकिक शक्तियां सांस्कृतिक प्रतीक या देवता नहीं थी, वे औसत से अधिक शक्तिशाली लोग थे। ऐसे लोग जो अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। हाँ, ऐसी अफवाहें तो थीं। कुछ अलौकिक शक्तियां बिजली की गति से भी तेज चल सकती थीं, या इतनी ताकत से प्रहार कर सकती थीं कि पत्थर को भी तोड़ सकती थीं। लेकिन जब तक आपका किसी अलौकिक शक्ति से व्यक्तिगत संबंध न हो या आपने वुडस्टोन सिटी में राक्षसों के प्रकोप जैसी कोई घटना न देखी हो, तब तक ये कहानियां महज शोर बनकर रह जाती थीं। वुडस्टोन महामारी पीड़ितों के लिए विनाशकारी साबित हुई थी, लेकिन उस घटना को भी चुपचाप दबा दिया गया। इंटरनेट पर आधिकारिक रिकॉर्ड बहुत कम थे। फेडरेशन के सेंसरों द्वारा उन्हें बुरी तरह से संपादित किया गया था। बचे हुए लोगों को याद था, पीड़ितों के परिवारों को याद था, लेकिन अधिकांश नागरिक अनभिज्ञता में जी रहे थे। उन्हें बस इतना ही पता था कि एक अप्रत्याशित आपदा आ गई है जिससे बचाव नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्तमान सच्चाई ये थी, बाहर के लोगों को पहले से ही पता था। वे उत्सुक तो थे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। फेडरेशन इस स्थिति को बदलने वाला था, अलौकिक मामलों को सुर्खियों में लाने वाला था। माइकल का हाथ चमकते हुए कस्टमाइजेशन के ऊपर मंडरा रहा था। सिस्टम ने उसे कई विकल्प दिए थे, उपकरण, औषधियां, कौशल, लेकिन उसने उन सभी को खारिज कर दिया। हथियार और कवच। उसका भला क्षतिग्रस्त था, लेकिन फिर भी घातक था। बोन आर्मर ने बार बार साबित किया था कि जीवित रहने की वास्तविक क्षमता प्लेट या मेल कवच से नहीं आती, बल्कि उसकी अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प से आती है। औषधियां। उसके पास 3 उपचार और 3 माना औषधियां थीं, आपात स्थिति के लिए काफी। और वैसे भी, जब वह गिरे हुए विरोधियों से औषधियां ले सकता था, तो उपभोग्य वस्तुओं पर अंक क्यों बर्बाद करे। कौशल, लुभावना। हाँ, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह सोचे कि वह रातों रात प्रतिभाशाली जादूगर बन सकता है। नहीं, उनका रास्ता कहीं अधिक सरल था। आंकड़े। कच्ची ताकत ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। रूपांतरण दर 10 कस्टम पॉइंट्स इक्वल्स 1 एट्रीब्यूट पॉइंट थी। उसके पास खर्च करने के लिए 1120 सीपी थे। इसका मतलब था 112 अंक। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर। स्तर 20, पंजीकृत स्तर 40 का आधा। शक्ति 340। फुर्ती 320। संविधान 360। खुफिया जानकारी 380। शेष विशेषता अंक 112। योजक चिन्ह। माइकल पैनल पर लिखे अंकों को घूर रहा था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी उंगलियां पैनल पर फिरी और चमक तेजी से फैल गई। शक्ति जोड़ 1 0। चपलता जोड़ 4 0। संविधान जोड़ 3 0। बुद्धिमत्ता जोड़ 3 2। तारांकन। अद्यतन स्थिति नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर। स्तर 20, पंजीकृत स्तर 40 का आधा। शक्ति 350। फुर्ती 360। संविधान 390। खुफिया जानकारी 422। तारांकन। माइकल ने राहत की सांस ली, क्योंकि नई ताकत उसकी नसों में समा गई थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी टाइमर दिखाई दिया, जिस पर हर अंक स्थिर गति से जल रहा था। 10 मिनट, 10 मिनट। आवाज एक बार फिर धीमी और मशीनी सी गूंजी। यह आज की परीक्षा का अंतिम चरण है। माइकल की भौहें तन गईं। आवाज जारी रही। पिछली चुनौती की तरह ये भी कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है। परिणाम चाहे जो भी हो, सभी प्रतिभागी आगे बढ़ने के लिए योग्य बने रहेंगे। ये राउंड भी जनता को दिखाया जाएगा। ऑरोरा की चमक दिखाने के लिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वहीं दूसरी ओर वास्तविक दुनिया में ब्राइट गेट सिटी, ब्राइट अकादमी, कैफेटेरिया शोरगुल से गुलजार था। छात्र संकाय द्वारा फेडरेशन के आधिकारिक प्रसारण को देखने के लिए लगाए गए स्क्रीन के चारों ओर जमा हो गए थे। इन सब के केंद्र में एक लड़की बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिख रही थी। लिली को उसकी 2 सहेलियां कलाई से पकड़कर घसीट रही थीं, जो उत्साह से उछल रही थीं। चलो लिली, जल्दी करो, वे धारा शुरू कर रहे हैं, शायद हम उसे फिर से देख सकें। उसकी सहेलियों की आवाजें बुलंद थीं, आंखें चमक रही थीं। कारण सीधा साधा था, आज सुबह उन्होंने माइकल को देखा था। उनके लिए इतना ही काफी था कि वह देखने में उस तरह के मुख्य किरदार जैसा लगता था जिसे आप केवल कहानियों में ही देखते हैं। लेकिन लिली को शायद बेहतर पता था। जैसे ही उसकी सहेलियां उसे कैफेटेरिया की सबसे बड़ी स्क्रीन की ओर खींचने लगी, लिली के होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए। वह उनकी उन बेबुनियाद कल्पनाओं से तंग आ चुकी थी। लड़कियां किसी ऐसे व्यक्ति पर मोहित हो जाती थी जिसे वे कभी छू भी नहीं सकती थीं। और अभी तक उसके कदमों की गति धीमी नहीं हुई, क्योंकि अपनी तमाम झुंझलाहट के बावजूद, उनकी बेतुकी बातों पर अपनी आंखें घुमाने के बावजूद, वह भी जिज्ञासु थी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। ये देखने की उत्सुकता थी कि वह सचमुच आएगा या नहीं। यदि उसका भाई पूरे संघ के सामने प्रकट हो जाए,
और हालांकि वह इसे खुलकर स्वीकार नहीं करती, लेकिन उसके सीने में कुछ और भी मिला हुआ था, गर्व की एक हल्की सी हलचल जो बेचैनी के साथ उलझी हुई थी। उसके मन का एक हिस्सा ये देखना चाहता था कि माइकल ने कितनी तरक्की की है। तारांकन। इसके अलावा ब्राइटगेट सिटी में एक आरामदायक और शानदार रेस्तरां ग्राहकों से गुलजार था। काउंटर के पीछे खड़ी एक महिला कोने में लगे टेलीविजन पर अपनी निगाहें गड़ाए खड़ी थी। मिया माइकल की चाची स्थिर खड़ी रह गई, उसका हमेशा का हंसमुख स्वभाव किसी गहरी भावना से शांत हो गया था। उसकी निगाहें प्रसारण पर टिकी रहीं। समाचार एंकर फेडरेशन की घोषणा पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें संकेत दिया गया था कि चयनित प्रतिभागियों के नाम जल्द ही लाइव ट्रायल प्रोजेक्शन में दिखाए जाएंगे। मिया के होंठ आपस में दब गए। वह हमेशा अपने छोटे बेटे के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी, न केवल इस बारे में कि वह क्या कर रहा है, बल्कि उसमें हो रहे बदलावों और कई अन्य चीज़ों के बारे में भी। अब उन्हें एक क्षण में देखने का मौका था। वह इसे चूकना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे संदेह था, क्या वह सचमुच आएगा? पत्रकारों ने कहा था कि दिखाए गए प्रतिभागी चुने हुए थे, हर परीक्षार्थी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। फिर भी मिया अपने सीने में बढ़ती हुई उत्सुकता को रोक नहीं सकी। अगर माइकल एक पल के लिए भी दिखाई देता तो वह उसे देखने के लिए वहां मौजूद रहना चाहती थी। लेकिन लिली और आंटी मिया ही अकेली नहीं थीं। पूरे संघ में इसी तरह के दृश्य देखने को मिले। सच्चाई सीधी सादी थी, आबादी का एक हिस्सा पहले से ही इसका आदी हो चुका था, लेकिन बाकी कई लोग अब भी इसे पृष्ठभूमि की आवाज़ की तरह ही मानते थे। जो बात अनिश्चित थी, जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, वह ये थी कि क्या यह विभाजन बना रहेगा। ब्राइट एकेडमी की कैंटीन में बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन जैसे ही विशाल दीवार पर लगी स्क्रीन तेज हुई, शोर कम हो गया। दो रिपोर्टर फीड में छाए रहे, एक चुस्त दुरुस्त कपड़े पहने, आत्मविश्वास भरी मुस्कान वाला पुरुष और दूसरी तेज स्पष्ट आंखों वाली और सधी हुई शालीनता का भाव लिए एक महिला। साम्राज्य के नागरिकों को शुभ संध्या, उस व्यक्ति ने मधुर और परिष्कृत स्वर में बोलना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में शिक्षा परिषद हमारे लिए एक प्रसारण लेकर आएगी जो आने वाले कल की प्रतिभाओं की संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा। महिला ने सिर हिलाया। जी हाँ डेरियस, सालों में पहली बार जनता को परीक्षणों की सीधी झलक देखने को मिलेगी। आमतौर पर ये गुप्त कार्यक्रम होते हैं जिन्हें केवल आधिकारिक समीक्षा के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन आज कुछ अलग है। कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। लिली की सहेलियां उत्सुकता से आगे झुक गईं, फुसफुसाते हुए। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। लिली ने अपनी बाहें मोड़ ली, उदासीनता का दिखावा करते हुए, हालांकि उसकी धड़कन तेज हो गई थी। महिला रिपोर्टर कैमरे के करीब झुक गई और उसका लहजा लगभग षड्यंत्रकारी सा हो गया। डेरियस, उसने कहा, हालांकि अलौकिक शक्तियां हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप सच में इसके बारे में सोचें तो आम नागरिक को इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। अलौकिक शक्तियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले अधिकारियों के अलावा आम जनता को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। डेरियस ने सहजता से सिर हिलाया। गंभीरता के कारण उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये सच है सेलिन, कई साल बीत गए हैं और लोग आज भी वही सवाल पूछते हैं। सबसे शक्तिशाली अलौकिक प्राणी कितना शक्तिशाली होता है? वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? यदि कोई सीमा है तो वह क्या है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब इधर उधर फुसफुसाहट में या सावधानीपूर्वक नियंत्रित रिपोर्टों में दिए गए हैं, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अभी भी अनुत्तरित हैं। सेलिन की आंखें चमक उठी जब उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और आज रात का प्रसारण उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह उन सवालों के जवाब मिलने की शुरुआत होगी? ब्राइट एकेडमी की कैंटीन में चहल पहल बढ़ गई। छात्र पास आकर बैठ गए। अचानक उनका ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित हो गया। यहाँ तक कि जो लोग अब तक इस सब को सामान्य शोर समझ रहे थे, वे भी अब ध्यान से सुनने लगे। रहस्य और जवाब मिलने की संभावना ने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया। शहर के उस पार स्थित रेस्तरां में आंटी मिया ने काउंटर को और कसकर पकड़ लिया। उनके होंठ एक सीधी रेखा में दबे हुए थे। उनके आसपास ग्राहक आपस में फुसफुसा रहे थे। एक आदमी संदेह भरी हंसी हंसा, जबकि एक युवा जोड़ा उत्सुकता से आगे झुका। सेलिन थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज नर्म लेकिन सधी हुई थी, मानो वह दर्शकों को कोई रहस्य बता रही हो। उदाहरण के लिए शूरवीरों को ही ले लीजिए। सब जानते हैं कि सांस लेने की विधियां पहला कदम है, शरीर को निखारने और सुप्त क्षमता को जगाने का एक तरीका। वहां से कोई जीवन का बीज प्रज्वलित कर सकता है और आधिकारिक तौर पर शूरवीर बन सकता है। लेकिन शारीरिक शक्ति में इस मामूली वृद्धि के अलावा उन्हें वास्तव में और कितना लाभ होता है? आम नागरिक उन्हें मजबूत मांसपेशियों वाले योद्धाओं के रूप में देखता है। लेकिन क्या बस इतना ही है? डेरियस की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई और उसने सोच समझकर सिर हिलाया। और जादूगरों के बारे में क्या? हम ये शब्द अक्सर सुनते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, आग के गोले, बर्फ की दीवारें, लेकिन वे वीडियो, चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, हमें एक ही धारणा देते हैं। वे शक्तिशाली हैं, हाँ, लेकिन स्थिर हैं। उनकी शक्ति 10 या 20 साल पहले जैसी ही दिखती है। तो सवाल उठता है, क्या यही पूरी कहानी है, या इन रास्तों में कुछ और भी है जो आम जनता को कभी नहीं दिखता? सेलिन का स्वर नर्म पड़ गया, लगभग चिंतनशील हो गया। लेकिन अंततः डेरियस, हम मीडिया केवल अटकलें ही लगा सकते हैं। अगर जनता सचमुच अलौकिक शक्तियों को समझना चाहती है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इसे सीधे उनसे ही सुने? डेरियस ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही, इसलिए आज के प्रसारण के लिए हमने एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है। कृपया डॉन लिबरल कॉलेज के प्रोफेसर अलारिक वेलिन का स्वागत करें। कैमरा सहजता से घूमा और उनके बगल में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति का दृश्य सामने आया। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, शरीर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी तीक्ष्णता थी जो उनकी उम्र को झुठला रही थी। उन्होंने एक साधारण सूट पहना हुआ था। सेलिन ने सम्मानपूर्वक अपना सिर थोड़ा झुकाया। प्रोफेसर वेलिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रोफेसर ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी आवाज़ स्थिर और शांत थी। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। साधकों या जागृत करने वालों के लिए अकादमियों के विपरीत, जो सार्वजनिक जांच से बंद रहीं और केवल युवा अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को उनके कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के दौरान खुद के बारे में बताती थीं जब वे प्रस्ताव भेजते थे, या सुपर फोरम में उदार कॉलेज हमेशा से लोगों के लिए जाने जाते थे। डॉन लिबरल कॉलेज एक राज्य विश्वविद्यालय था। डॉन वह राज्य है जिसके अंतर्गत वुडस्टोन और ब्राइटगेट शहर आते हैं। सेलिन के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए जब वह आगे झुकी।
प्रोफेसर वेयलिन, अगर मैं पूछ सकूं तो क्या आप जानते हैं कि शिक्षा परिषद ने इस वर्ष की कॉलेज परीक्षाओं के दौरान इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला क्यों किया? अब ऐसा क्या अलग है जो पहले नहीं था? बूढ़े व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया, उसकी निगाहें क्षण भर के लिए कहीं और खो गईं। मन ही मन उसका दिल बैठ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें और अधिक लोगों की आवश्यकता है, और अधिक युवाओं की जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हों। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही, तो जब सबसे बुरा समय आएगा, इस दुनिया के पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार बोलना शुरू किया तो उनके होठों पर एक विनम्र मुस्कान आ गई। दरअसल ये निर्णय न तो डॉन स्टेट की शिक्षा परिषद ने लिया है और न ही हमारे देश वैसेरा ने। डेरियस ने पलकें झपकाईं। ओह, प्रोफेसर वेयलिन की आवाज़ शांत और सधी हुई थी। ये निर्णय उच्च स्तर से आया है, स्वयं फेडरेशन काउंसिल से। अरोरा के सभी राष्ट्र इस पर सहमत हैं। आज का प्रदर्शन स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सेलिन ने धीरे से अपना गला साफ किया। प्रोफेसर जी, हमें पता था कि शिक्षा परिषद उच्च निकायों के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह उनकी पहल नहीं थी। वेयलिन की आंखें हल्की सी चमक उठी, मानो कपड़े के नीचे छिपा हुआ स्टील हो। बिल्कुल सही। कैमरा एक पल के लिए उस पर टिका रहा। ब्राइट एकेडमी के कैफेटेरिया में बातचीत थम सी गई और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रेस्टोरेंट में आंटी मियां ने भौहें चढ़ा लीं और काउंटर पर उनकी पकड़ और भी कस गई। अरोरा भर के लिविंग रूम, बार और सड़क किनारे के ढाबों में ये शब्द पानी में पत्थर की तरह डूब गए। संघ परिषद। अरोरा के लोगों के लिए फेडरेशन हमेशा एक दूर स्थित विशालकाय शक्ति की तरह लगता था। विभिन्न शासकों से बनी एक भव्य सरकार जो इतने व्यापक समझौतों से बंधी थी कि आम नागरिक उन्हें समझ नहीं पाते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उस मेज पर कितने प्रतिनिधि बैठे थे, और न ही उन्हें विस्तार से यह पता था कि उनके पास कितनी शक्ति थी, लेकिन वे एक सच्चाई जानते थे। संघ निरंकुश था। जब भी इसका नाम सामने आया, वह कभी भी मामूली बात नहीं थी। और अब इसका सीधे शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना, उन कॉलेज परीक्षाओं को छूना जो हमेशा से राज्य का मामला रही थी, ये कुछ नया था। भीड़ में आवाजें धीमी और अधिक केंद्रित हो गईं, मानो अनजाने में स्क्रीन के करीब झुक रही हों। सेलिन का स्वर भी उस माहौल के अनुरूप था, अब शांत, लगभग श्रद्धापूर्ण। तो यह किसी की भी उम्मीद से कहीं बड़ा है। प्रोफेसर वेयलिन ने केवल सिर हिलाया। अगर माइकल बाहर बैठकर समाचार देख रहा होता तो वह बहुत आश्चर्यचकित होता। उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसके विपरीत की फेडरेशन केवल धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाना चाहता है, ताकि जनता अपनी दुनिया के बारे में अधिक समझना शुरू कर दे। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक साहसिक था। फेडरेशन सिर्फ पर्दा नहीं उठा रहा था, वे बड़े कदम उठा रहे थे, पहले से कहीं ज्यादा खुलकर सामने आ रहे थे। वर्षों से उनका रवैया सतर्क और संयमित रहा था। समाज में अलौकिक शक्तियों को एक शांत धारा के रूप में बनाए रखने के लिए उन्होंने ये सब किया था। एक ऐसी चीज जिसे जाना जाता था लेकिन जिसका प्रदर्शन नहीं किया जाता था, सम्मानित लेकिन सुर्खियों में नहीं। और अब माइकल को जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और शायद, बस शायद, उन्होंने सोचा होगा कि क्या राक्षसी साधना करने वालों से संबंधित राक्षसी घटना इस निर्णय में शामिल थी। सेलिन ने उनके शब्दों की गंभीरता को भांप लिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने आगे कहा, तो प्रोफेसर, क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी क्यों? बूढ़े आदमी की उंगलियां हल्के से उसके चश्मे से छू गईं। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं, हालांकि बोलते समय उसकी आवाज शांत थी। फेडरेशन को यह एहसास हो गया है, उन्होंने धीरे से कहा, कि जनता अलौकिक शक्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखती। फिर भी अलौकिक शक्तियां हमेशा से हमारी जड़ों का एक गहरा हिस्सा रही हैं, हमारी पहचान का आधार रही हैं। इसे खोते हुए, गलत समझे जाते हुए और उपेक्षित होते हुए देखना, यह ऐसा परिणाम है जिसे फेडरेशन नहीं देखना चाहता। ब्राइट एकेडमी के कैफेटेरिया में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। छात्र अपनी सीटों पर बेचैन हो गए। यहाँ तक कि जो लोग पहले ज्यादा परवाह नहीं करते थे, वे भी उन शब्दों पर अटक गए, दूर होते जा रहे हैं। वेयलिन ने अपनी बात जारी रखी, उनके स्वर में शांत दृढ़ता झलक रही थी। हाल के वर्षों में एक चिंताजनक बात सामने आई है। जब कोई विद्यार्थी आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने में असफल होता है या साधना अकादमी में प्रवेश पाने में असफल होता है, तो उनमें से कई साधना को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। पहली नज़र में इसे वास्तविकता की स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है, और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अब ऐसे युवा भी हैं जो प्रयास तक नहीं करते। वे आलसी हो जाते हैं, आध्यात्मिक जागृति की संभावना पर अपनी सारी आशाएं टिका देते हैं, जबकि साधना के मार्ग की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। सेलिन के होंठ हल्के से खुले। तुम्हारा मतलब? जी हाँ, प्रोफेसर ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे भूल जाते हैं कि अलौकिक अकादमियों का एक बड़ा हिस्सा साधकों से बना है। वे भूल जाते हैं कि उन्हें स्कूल में क्या सिखाया गया था, कि भले ही जागृति लाने वाले लोग जनता की कल्पना में सबसे चमकते हों, लेकिन हमारी रक्षा की रीढ़ साधक ही हैं। ये सिखाया तो गया था, लेकिन इस पर कभी जोर नहीं दिया गया। और इसलिए छात्रों की एक पीढ़ी ने अपना जीवन एक ही जुए में झोंक दिया, जबकि उन्होंने सबसे सुरक्षित मार्ग को पीछे छोड़ दिया। वे शब्द कैफेटेरिया पर एक भार की तरह छा गए। लिली की दोनों सहेलियां, जो कुछ ही पल पहले बेहद उत्साहित थीं, असहज महसूस करने लगीं। उनका उत्साह फीका पड़ गया और उन्होंने एक दूसरे को अपराधबोध भरी नजरों से देखा। अगले साल उनकी जागृति का पहला प्रयास होगा। उन्होंने इसके बारे में लगातार बात की थी, सत्ता में सीधे प्रवेश करने के सपने देखे थे, लेकिन खेती, वे हमेशा इसे नजरअंदाज करते रहे थे। ये कठिन था, यह उबाऊ था, दिन प्रतिदिन धीमी सांस लेने की विधियां, घंटों तक शरीर का प्रशिक्षण, 1 इंच के अंश जितना भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाना। और किस लिए? साधना से शक्ति तो मिलती थी, लेकिन इसके अलावा दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग था? उनमें से किसी ने भी साधकों को आकर्षक नौकरियां मिलने के बारे में नहीं सुना था। वे ज्यादा से ज्यादा अंगरक्षक बनने की कल्पना ही कर सकते थे। और अगर आप साधना अकादमी में प्रवेश पाने में असफल रहे तो क्या वह वैसे भी अंत नहीं था? इसलिए वे चुपचाप सहमत हो गए। अपनी ऊर्जा बचाना और जागृति पर आशा टिकाना बेहतर था। कम से कम इससे कुछ महान होने की संभावना तो थी। अब प्रोफेसर की बातें सुनकर वे दोनों अपनी सीटों पर बेचैन हो गए। उनकी शांत आवाज ने उनकी बचकानी दलीलों को निर्मम सटीकता से काट दिया। लिली की बात करें तो वह हाथ बांध कर बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भी उन्हीं की तरह थी,
उतनी ही आलसी, उतनी ही लापरवाह। जब तक उसका भाई जाग नहीं गया, माइकल ने उससे राय नहीं पूछी थी। उसने उसे बहाने बनाने में समय बर्बाद नहीं करने दिया था। उसने साधना के संसाधन उसके हाथों में थमा दिए थे और उसे उन लंबे प्रशिक्षण घंटों को सहने के लिए मजबूर किया था जिनका उसने कभी उपहास किया था। उस समय उसे इससे नफरत थी, इसका हर एक पल। लेकिन अब प्रोफेसर की बातें सुनकर उसे एक बात समझ में आई, माइकल के भारी हाथ से आगे धकेले बिना वह अपने बगल में बैठे दोस्तों से अलग नहीं होती। शायद इससे भी बदतर। डैरियस ने एक छोटी असहज हंसी हंसी और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। प्रोफेसर, मुझे एक बात माननी पड़ेगी, हम भी इस मामले में दोषी हैं। हमारी उम्र के बावजूद न तो सेलिन और न ही मैं आधिकारिक नाइट हैं। हमने जवानी में कुछ समय तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब हम किसी अकादमी में दाखिला पाने के योग्य नहीं हुए तो हमने साधना को पूरी तरह से त्याग दिया। सेलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसका चेहरा सौम्य था लेकिन शर्मिंदगी से भरा हुआ था। हाँ, ये सच है, हम दोनों ने इसे सामान्य ही समझा था। अकादमियों में दाखिला न पाने वाले अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। ये कभी कोई समस्या नहीं लगी। प्रोफेसर वेयलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उनकी निगाहें स्थिर और शांत थीं, लेकिन उनके शब्दों में गहराई थी। मैं समझता हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। आप इसमें अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोग जब किसी अकादमी का दरवाजा बंद हो जाता है तो साधना को एक तरफ रख देते हैं। कई लोगों के लिए ये स्वाभाविक, यहाँ तक कि तर्कसंगत भी लगता है। लेकिन इस आदत के कारण वर्षों से सक्रिय अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आई है। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आवाज़ में गंभीरता का पुट आ गया। सच कहूँ तो इस तरीके के अपने फायदे हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उच्च स्तर तक पहुंचने वाले लोग वास्तव में योग्य हों और अयोग्य लोगों पर संसाधन बर्बाद न हों। लेकिन उनकी आवाज़ जानबूझकर धीमी हो गई। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की कुल संख्या लगातार घट रही है और ये एक चिंताजनक है। कैमरा उनके चेहरे के भावों पर ठहर गया। उनके शब्द मानो हवा में फैलते हुए लिविंग रूम, कैफे और सड़क किनारे के ढाबों तक समान रूप से समा गए। सेलिन की भौहें तन गईं, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। लेकिन प्रोफेसर, क्यों? इस गिरावट से हमें चिंता क्यों होनी चाहिए? जहां तक हम देख सकते हैं, आयामी दरारों, राक्षसों से मुक्त किए जाने वाले स्थानों को छोड़कर इतने सारे अलौकिक शक्तियों की कोई खास जरूरत नहीं है ना? आखिरकार हर कोई योद्धा बनने के लिए नहीं बना है। अधिकांश नागरिक ऐसी शक्ति की आवश्यकता के बिना सामान्य जीवन जीते हैं। डैरियस ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह प्रोफेसर की ओर झुक गया। बिल्कुल सही, हमें अलौकिक शक्तियों को विशेषज्ञ के रूप में देखना सिखाया गया है। दरारों के रक्षक, आपदाओं से बचाने वाले। लेकिन ऐसी घटनाएं रोज नहीं होती। आम आदमी के लिए जीवन शांति से चलता रहता है। तो फिर और अधिक अलौकिक शक्तियों की क्या आवश्यकता है? ये सवाल हवा में लटका रहा, मानो किसी शांत तालाब में पत्थर गिरा दिया गया हो और स्टूडियो पर दबाव डाल रहा हो। प्रोफेसर वेयलिन की आंखों में हल्की सी चमक आए, मानो उन पर एक हल्की सी परछाई छा गई हो। उनके होंठ थोड़े से खुले, मानो वे ये सोच रहे हों कि कितना सच प्रकट करना है। लेकिन मन ही मन वह लगभग हंस पड़ा, हालांकि वह हंसी कड़वी और खोखली थी। ये बच्चे, ये पत्रकार, ये ऐसे बोलते हैं मानो दुनिया हमेशा से इतनी शांत रही हो, मानो आयामी दरारें ही सभी खतरों की शुरुआत और अंत हों। उन्हें पता नहीं है, अधिकांश उदारवादी कॉलेज प्रोफेसरों के विपरीत अलारिक वेयलिन ने सचमुच इस रास्ते पर चलकर देखा था। दशकों पहले उन्होंने एक साधना अकादमी में प्रवेश किया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी तरह प्रवेश द्वार पार किया, लेकिन साल दर साल उनकी प्रगति रुकती रही। उसकी प्रतिभा बहुत कम थी, उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। जहां दूसरे लोग प्रतिभा की ऊंचाइयों को छू रहे थे, वहीं वह पिछड़ा रह गया। अंततः वह शर्मिंदा होकर अकादमी छोड़कर चला गया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। अपने चरम पर वह शूरवीरता की उपाधि प्राप्त करने में सफल रहा था। यह एक उपलब्धि थी, लेकिन उस समय की चुनौतियों के मुकाबले बहुत छोटी। आम जनता का मानना था कि अलौकिक शक्तियां सिर्फ दरारों और राक्षसों की रक्षक होती हैं। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही कहानी बयां की। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब आम समाज अलौकिक शक्तियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो क्या होता है। जब प्रशंसा पूजा में बदल जाती है और पूजा अहंकार में। अलौकिक शक्तियों ने एक समय स्वयं को आम लोगों से श्रेष्ठ घोषित किया था, बेहतर, अधिक योग्य। उन्होंने सम्मान, विशेषाधिकार और आदर की मांग की, और जब समाज ने उनका विरोध किया तो वे विभाजित हो गए। उनमें से सबसे अभिमानी और सबसे क्रूर लोग पूरी तरह से कुछ और बन गए, राक्षसी अलौकिक शक्तियां। वे लोग जो अपनी शक्ति के सामने सामान्य जीवन को अर्थहीन समझते थे। वह युग रक्तपात में समाप्त हुआ था, लेकिन वह दाग कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाया। इसलिए वेयलिन स्वयं फेडरेशन के उस गुट से संबंधित था जो सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की अलौकिक घटनाओं को उजागर करने से बचता था। वह दिल ही दिल में मानता था कि आम लोगों को अलौकिक दुनिया में ज्यादा दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जितना अधिक वे इसमें शामिल होंगे, उतना ही अधिक अलौकिक शक्तियां भी इसमें शामिल होंगी, और इतिहास ने साबित कर दिया है कि इसका परिणाम कितना बुरा होता है। लेकिन वह भी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बाहरी दुनिया से आने वाली चिंताएं सहनीय होती जा रही थीं। विदेशी शक्तियों का दबाव, ऑरोरा की सीमाओं पर मंडराती विनाशकारी शक्तियों की फुसफुसाहट। यदि संघ ने अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई, यदि और अधिक युवा अलौकिक शक्तियां जागृत नहीं हुई, तो जब सबसे बुरा समय आएगा तो उनकी दुनिया केवल शिकार बनकर रह जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उनका चेहरा शांत था, उनकी आवाज़ सौम्य थी, लेकिन इसके पीछे उनके विचार दृढ़ थे। आप जानना चाहते हैं कि और अधिक अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम मजबूत नहीं हुए तो ऑरोरा के सभी लोग जिंदा ही खा लिए जाएंगे। प्रोफेसर के कुछ बोलने से पहले ही तेज ध्वनि हवा में गूंज उठी। सेलिन के ईयरपीस में झिलमिलाहट हुई और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह आगे की ओर झुकी और कैमरे की ओर देखते हुए उसकी सहज शालीनता लौट आए। माफ कीजिए प्रोफेसर, हमें यहाँ रुकना होगा। उनकी आवाज़ में उत्साह की एक दबी हुई झलक थी। शिक्षा परिषद ने अभी पुष्टि की है, सार्वजनिक प्रसारण शुरू हो रहा है। 10 सेकंड में स्टूडियो की रोशनी थोड़ी मंद हो गई। बैकड्रॉप स्क्रीन पर मोटे सफेद अक्षरों में चमक दिखाई दी। सार्वजनिक प्रसारण शुरू हो रहा है। 0-10। संख्याएं धीरे धीरे घटने लगीं। 10, 9, 8। ऑरोरा भर में इसका प्रभाव तत्काल देखने को मिला। 7, 6, 5।
प्रोफेसर वेयलिन के होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए। उनके गहरे और अनकहे विचार उनके चेहरे की शांत सतह के नीचे समा गए। अब उनके बोलने का समय नहीं था, ये दुनिया के देखने का समय था। 4, 3, 2, 1। उल्टी गिनती एक चमकदार रोशनी में तब्दील हो गई। लाइव फीड परीक्षा क्षेत्र। जिस स्थान पर माइकल खड़ा था वह अनगिनत स्क्रीन पर अचानक प्रकट हुआ और अब लाखों लोगों की निगाहों तक प्रसारित हो रहा है। और पहली बार ऑरोरा की जनता अलौकिक शक्तियों की क्षमताओं का एक हिस्सा देखेगी। माइकल की आंखों के सामने वे संख्याएं तेजी से चमक रही थीं, मानो उसके दिमाग में धंस गई हों। रात के 12 बजे निर्जीव सफेद शून्य कांप उठा। पब फ्यूचर विज्ञापन। माइकल का शरीर स्वतः ही कस गया, भला उसके सामने की ओर झुका हुआ था। युद्ध की सहज प्रवृत्ति से उसकी धड़कनें तेज हो गईं, हालांकि अभी प्रहार करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर दुनिया बदल गई। सफेद रंग धीरे धीरे हट गया। जब उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई तो माइकल ने खुद को एक उबड़-खाबड़ पत्थर पर खड़ा पाया। दोनों ओर नुकीली चट्टानें फैली हुई थीं, मानो किसी विशालकाय जानवर की पसलियों की तरह तराशी गई हों। दूर से आती लहरों की गर्जना से हवा भारी थी। जमीन पर घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन ये पिछली बार वाला कोहरा नहीं था, ये प्राकृतिक कोहरा था। और तब उनकी आंखों के सामने एक पैनल चमक उठा। गोल प्रकार टैग सक्रिय प्रतिभागी 500। नियम 1, 10 प्रतिभागियों को शिकारी के रूप में चुना जाएगा। नियम 2, शिकारियों के प्रत्येक समूह को एक लक्ष्य सौंपा जाएगा। नियम 3, शिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अपने निर्धारित लक्ष्य को समाप्त करना होगा। विफलता की स्थिति। यदि शिकारी अपने लक्ष्य को खत्म करने में विफल रहते हैं तो उनके समूह के 20% सदस्यों को यादृच्छिक रूप से हटा दिया जाएगा। जीवित बचे शिकारियों को सभी आंकड़ों में -20 का दंड भुगतना पड़ेगा। लक्ष्य की स्थिति पूरी तरह से बहाल हो जाएगी और सभी आंकड़ों में स्थायी रूप से जोड़ 20 की वृद्धि होगी। जीत की शर्त। यदि लक्ष्य मारा जाता है तो शिकारी को सभी आंकड़ों में जोड़ 1 शून्य का लाभ मिलता है और वे बिना किसी दंड के आगे बढ़ जाते हैं। विशेष नोट, ये दौड़ सार्वजनिक प्रसारण के अधीन है। यदि आप न तो शिकार कर रहे हैं और न ही आपका शिकार किया जा रहा है तो आपको कार्य सौंपे जाने तक आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। वह पैनल धुएं में विलीन हो गया और उसके शब्द माइकल के दिमाग में गहरे अंकित हो गए। एक पल के लिए उसकी छाती स्थिर सांसों के साथ ऊपर नीचे हुई। शिकार करना या खुद शिकार बनना। वास्तविक दुनिया में वापसी। उल्टी गिनती की चमकती हुई खाली जगह से कैमरा अचानक ऊपर से लिए गए व्यापक दृश्य पर केंद्रित हो गया। कैमरा चट्टानों और धुंध से भरे उबड़-खाबड़ भूभाग पर तेजी से घूमता हुआ उस जगह को एक जीवंत नक्शे की तरह प्रस्तुत कर रहा था। सेलिन की आवाज स्थिर थी, जिसमें विस्मय का भाव झलक रहा था। दर्शकों, आप जो देख रहे हैं वह परीक्षा स्थल से सीधा प्रसारण है। ये प्रणाली हमें प्रतिभागियों के बीच दृष्टिकोण बदलने की सुविधा भी दे रही है। दृश्य तेजी से बदलता रहा। एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जूम होता रहा जहां बिखरे हुए युवक हथियार ताने दृढ़ता से खड़े नजर आए। पहले तो उनकी आकृतियां छोटी थीं, लेकिन फिर कैमरा उनमें से एक पर स्थिर हो गया। पब फ्यूचर एड्स। माइकल नॉमन। प्रसारण की रोशनी तेज हो गई, जिससे पत्थर की पहाड़ी पर खड़े उनके दुबले पतले शरीर का दृश्य दिखाई दिया। उनके हाथों में भाला था। उनके काले बाल हल्के से उनके माथे से चिपके हुए थे और उनके फटे हुए कवच पर पिछले दौर के निशान साफ दिख रहे थे। एक पल के लिए दर्शकों को उनकी ठंडी आंखें दिखाई दीं। ब्राइट एकेडमी के कैफेटेरिया में छात्रों के बीच एक हलचल सी दौड़ गई। ये तो वही है, लिली की एक सहेली ने हौंकते हुए उसका हाथ खींचते हुए कहा। ये वही है। स्क्रीन की रोशनी से उनके चेहरे जगमगा उठे। लिली ने अपने हाथों को कसकर बांधे रखा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही उत्साहित थी। तो वह सचमुच प्रकट हुआ। रेस्टोरेंट के काउंटर पर आंटी मिया के होंठ मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर मुड़ गए। माइकल। प्रसारण केवल उसी पर केंद्रित नहीं रहा, यह अलग अलग प्रतिभागियों पर भी केंद्रित रहा। एक लड़की, एक लड़का जो अपने आकार से दोगुनी बड़ी तलवार उठाए हुए था और एक अन्य युवक जो अंधेरे में छिपा हुआ था। सेलिन कैमरे की ओर थोड़ा झुकी, उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह देखने वाले हर नागरिक से कुछ कह रही हो। और ये रहे हमारे प्रतिभागी, कुल मिलाकर 500। और इस दौर के नियम पहले देखे गए किसी भी नियम से बिल्कुल अलग हैं। स्क्रीन कुछ देर के लिए 2 हिस्सों में बंद गई और जनता के पढ़ने के लिए सिस्टम पैनल को चमकदार अक्षरों में दोबारा प्रदर्शित किया गया। गोल प्रकार टैग। एक लक्ष्य का शिकार करने के लिए 10 शिकारियों को चुना जाता है। यदि वे असफल होते हैं तो 20% शिकारी मारे जाते हैं। बचे हुए लोगों को -20 के आंकड़ों का दंड मिलता है, जबकि लक्ष्य पूरी तरह से बहाल हो जाता है और स्थायी रूप से मजबूत हो जाता है। यदि शिकारी सफल होते हैं तो उनमें से प्रत्येक को जोड़ 10 स्टैट्स मिलते हैं। डेरियस ने सिर हिलाते हुए धीमी सी सीटी बजाई। यह बहुत ही क्रूर है। सेलिन ने प्रोफेसर वेयलिन की ओर रुख किया, उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। प्रोफेसर जी, क्या मैं आपके विचार जान सकता हूँ? ये चुनौती, क्या ये शक्ति की परीक्षा है या कुछ और? कैमरा प्रोफेसर वेयलिन पर केंद्रित हुआ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अपना चश्मा ठीक किया। उनका लहजा अब नर्म था, उपदेशात्मक नहीं बल्कि लगभग बातचीत जैसा। बेहद क्रूर, हाँ। प्रोफेसर ने चश्मा ठीक करते हुए डेरियस की बात से सहमति जताई। लेकिन बेहद दिलचस्प। देखिए, ये दौड़ सिर्फ एक साधारण पीछा नहीं है, इसमें कई पेचीदगियां हैं। उसने एक उंगली उठाई, हल्के से इशारा करते हुए मानो किसी अदृश्य बोर्ड पर बिंदुओं को चिन्हित कर रहा हो। पहला, शिकारियों की संख्या हमेशा शिकार से 10 गुना ज्यादा होती है। पहली नज़र में हालात बेहद मुश्किल लगते हैं। 10 के मुकाबले 1। ज्यादातर लोग यही उम्मीद करेंगे कि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन असली चुनौती इसके नतीजों में छिपी है। अगर वे नाकाम होते हैं तो सजा बेहद कड़ी होती है। अचानक खेल खत्म कर दिया जाता है, शारीरिक क्षमता में कमी कर दी जाती है और उनका शिकार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौट आता है। इससे हर कोशिश न सिर्फ शिकार के लिए बल्कि शिकारियों के लिए भी खतरनाक हो जाती है। सेलिन ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। तो क्या असफलता शिकार को और भी बड़ा खतरा बना देती है? बिल्कुल सही, वेयलिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इससे एक चक्र चलता रहता है। ये दौर जितना लंबा चलेगा, बचे हुए लोग उतने ही खतरनाक होते जाएंगे। सोचिए, हर असफलता उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का मौका देती है और हर स्टेप में 20 अंक और जोड़ देती है। कल्पना कीजिए कि ऐसा 2 या 3 चक्र एक ही व्यक्ति पर लागू हो जाए। अचानक शिकारी खुद शिकार बन जाते हैं।